तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की, और मैंने आप लोगों को तीनों फॉर्मूले मूल के बता दिए थे। आप लोगों को बोला था कि होम असाइनमेंट 1 सॉल्व करना है, और मैंने आप लोगों को सोल्यूशन भी भेज दिया था उसका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आइए वत्स विद्यार्थी को मिटाया जाए और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को लाया जाए। तो देखो बेटा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हम लोगों ने इस पे बात करी थी। हमने बोला था कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है, और एन क्या है, मोल है। मोल है। तो अगर हम यहां पर एक क्वेश्चन दे दें आपको, एक क्वेश्चन दे दें, 5 लीटर सिलेंडर contains oxygen at 1 atm pressure and 27 Celsius temperature। ठीक, फाइंड number of moles of ऑक्सीजन। देखिए, अगर आपको बोल दे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अब बात हो रही है किसकी, 5 लीटर सिलेंडर है, कंटेन ऑक्सीजन यहां पे गैस लिख देते हैं, एट ऑक्सीजन गैस। तो देखिए, जब भी बात करें गैस की, अब वो बोल दे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो कहीं नोट करके लिख लीजिएगा कि जो गैस जब वो बोला जाएगा और ऑक्सीजन गैस बोला जाएगा तो वो O2 लिखा जाएगा, नाइट्रोजन गैस N2 लिखा जाएगा, क्लोरीन गैस Cl2 लिखा जाएगा, ठीक है, फ्लोरीन गैस F2 लिखा जाएगा, फ्लोरीन गैस को क्या लिखा जाएगा, F2, और सल्फर गैस S2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, इतना लिख दिया हमने। अच्छा, अगर वो बोलता है हीलियम गैस, नियॉन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टन गैस, जेनॉन गैस, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, इनको हम आगे 2 नहीं लगाते क्योंकि ये मोनो एटॉमिक गैस है, ये डाई एटॉमिक गैस नहीं है। तो जब डाई एटॉमिक गैस नहीं होगा तो उसको ये पांचों को याद रखिए, और बाकी जितने भी गैस होते हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, जब जैसे मान लीजिए कि बोला कि ओजोन गैस, ओजोन, तो ओजोन क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा, ओजोन जो होता है वो O3 हो जाएगा। इनको याद रखिएगा। बाकी सभी गैसों के बारे में जब बोलेगा तो वो पूरा का पूरा फॉर्मूला ही बोल देगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड तो SO3, तो वो समझ में आ जाता है। लेकिन ऑक्सीजन गैस तो आपको ये समझ में नहीं आता कि O ले या O2 ले, तो वही मैं बता रहा हूं कि जब ऑक्सीजन गैस बोले तो O2 लो, नाइट्रोजन गैस बोले तो N2 लो, क्लोरीन गैस बोले तो Cl2 लो, फ्लोरीन गैस बोले तो F2 लो, नियॉन गैस बोले तो N ही लो केवल, आर्गन गैस बोले तो केवल Ar लो, Ar2 मत लो, समझ गए। तो अब जैसे ये आप लिख लीजिएगा। तो अब हमारा यहां पर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन बोल के छोड़ दिया, तो अब उसने ना एटम बोला ना मॉलिक्यूल बोला, आपको किसका निकलना होगा, O2 का। आपको किसका निकालना होगा, O2 का।
जैसे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस बोलते तो भी और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बोलते तो भी, जब तक वो एटम ना बोले तब तक वो O2 है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन की बात करें। हम जानते हैं कि PV इक्वल टू NRT में R की वैल्यू है 0.0821, यूनिट है इसका ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। इस यूनिट की मीनिंग समझिए। अगर R की वैल्यू आप ये रखते हैं, अगर R की वैल्यू आप ऐसे, R की वैल्यू और तरह की भी तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन वो हम आपको डिटेल में बात करेंगे किसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर में, गैसेस स्टेट में। अगर R की वैल्यू आप ये रखते हैं 0.0821, तो उसका जो यूनिट है वो ATM लीटर पर केल्विन पर मोल है। मीनिंग इसका क्या है? मीनिंग इसका ये है कि अगर आप R की वैल्यू ये रखते हैं तो प्रेशर का यूनिट ATM होगा, वॉल्यूम का यूनिट लीटर होगा। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो आप लीटर में चेंज करिए। प्रेशर अगर ATM में नहीं दिया है तो ATM में चेंज करिए। टेम्परेचर अगर केल्विन में नहीं दिया है तो केल्विन में चेंज करिए। समझ गए? तो R की वैल्यू ये, और कोई चीज का मास दिया है तो उसको मोल में चेंज करिए, तब जाकर R की वैल्यू आप ये रख पाएंगे। समझ गए? तो आइए जरा सा देखें। PV इक्वल टू NRT, ये फॉर्मूला है। P कितना है? P है हमारा कितना, 1 ATM। V कितना है, 5 लीटर। T कितना है? तो T हमारा सेल्सियस में दिया है। किस में दिया है? सेल्सियस में। हमको किस में निकालना है? केल्विन में। तो हम लेंगे 273 प्लस 27। हमने बोला था कि आपको टेम्परेचर को ये सेल्सियस में 273 क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मोल ही तो निकालना है। तो आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, केवल n नहीं पता है। n आप निकाल लेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, इसको नीचे नीचे आओ, PV अपॉन RT। P कितना है, 1, V कितना है, 5, R 0.0821 और T की वैल्यू कितनी, 300। 0.0821 और T की वैल्यू कितनी होगी, 100। मुझे वो मोबाइल दो, वो वाला। ठीक है, तो अब जैसे मैं तो कैलकुलेटर का यूज कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर का यूज कर लूँगा। लेकिन आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, और मैं ही कर लूँ यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे भी नहीं ढूंढने में बड़ा दिक्कत होता है इसमें। चलिए, तो पहले तो ये 5 है, 5 डिवाइडेड बाई कितना, 0.0821। ठीक है, अब उसमें फिर से डिवाइड कितने से करना है, 300 से। डिवाइडेड बाई 300, तो ये आ गया 0.2। कितना आ गया, 0.20 मोल O2। मेरे लिए कैलकुलेटर अलाउ है, आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये 0.20 मोल क्या आ जाएगा, O2। एक क्वेश्चन और थे, आपको देखिए क्लास की फीलिंग आएगी। अच्छा, एक बात और, जैसे कुछ बच्चों को अगर ये लगे कि सर सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं आपको एक डायलॉग मार के बता देता हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। आप लोगों ने एक मूवी देखी बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव का क्या डायलॉग था, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। चौथा उसमें जोड़ लो, चीते की चाल, बाज की नज़र, बाजीराव की तलवार और DM सर के सिलेबस पर संदेह नहीं करते। ध्यान रखना, हमारे सिलेबस पे संदेह मत करिए। अच्छा, क्योंकि आप लोग क्या है ना, इस समय
अगर देखा जाए तो इस समय आप लोग इंडिया के अलग अलग कोने से जुड़ गए हैं मेरे से। आसाम से भी बच्चा जुड़ा है, त्रिपुरा से भी जुड़ा है, झारखंड से भी जुड़ा है, बिहार से भी जुड़ा है, एमपी से, सतना से, हमारे जो है राजस्थान बीकानेर से, राजस्थान जो है एक जगह है क्या झुंझुनू से, और चंडीगढ़ से बच्चा है, हिमाचल से बच्चा है, पंजाब से बच्चा है, गोवा से बच्चा है, मैंगलोर से बच्ची है, आंध्र प्रदेश से है, उड़ीसा से 3 बच्चे हैं इस समय, जम्मू से बच्चे हैं, कश्मीर से बच्चा है, आप ये समझिए त्रिपुरा से बच्चा है आपके पास, बंगाल से 6 बच्चे हैं अपने पास। मतलब अपना जो ये ग्रुप बना है, यूपी का तो बच्चा है ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि आप पूरे स्टेट के साथ हैं इस समय। अब हम अपना जो है ना, ये एक भारत बन गया है, भारत अपना ये वत्स विद्यार्थी भारत बन चुका है इस समय। तो ये बड़ा ही जो है सुखद अनुभव भी है मेरे लिए, और बड़ी मुझे खुशी भी मिल रही है आप लोगों को पढ़ाने में। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस फाउंड इन 10 लीटर क्लोज कंटेनर, या तो सिलेंडर बोल दीजिए या क्लोज कंटेनर बोल दीजिए, क्योंकि अगर आप खुला छोड़ देंगे तो उड़ जाएगा ना भाई। तो इसलिए इसको या तो सिलेंडर बोल देते हैं या तो क्लोज कंटेनर बोल देते हैं, ऐसा कुछ लिख दिया जाता है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस फाउंड इन 10 लीटर क्लोज कंटेनर एट 0 सेल्सियस, at 0 Celsius. Find pressure of नाइट्रोजन गैस। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस मतलब कुछ नहीं, ऐसा मतलब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस का मतलब है कि उस कंटेनर, उस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है, बस। जैसे प्रेशर लगा कौन रहा है, प्रेशर तो नाइट्रोजन ही लगा रहा है ना, तो इसलिए वो प्रेशर भले सिलेंडर पे लग रहा है लेकिन प्रेशर है किसका, नाइट्रोजन का। तो इसलिए बोला जा रहा है कि फाइंड प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो अब जैसे हमारा सोल्यूशन लिया जाए, सोल्यूशन लिया हमने लिख दिया PV इक्वल टू NRT, ठीक है। अब PV इज इक्वल टू, ये क्या है, मोल है। मोल क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ऐसे मान लिया कि ये W क्या है, गिवन मास इन ग्राम है, और M क्या है, मोलर मास है। अब जो भी कंपाउंड है, जैसे यहाँ पर N2 है तो M क्या है, मोलर मास N2 का है, O2 होगा तो O2 का है, CO2 हो तो CO2 का है। अच्छा, ये R इंटू क्या हो गया, T। हमको क्या निकालना है, प्रेशर। तो P इज इक्वल टू W R T अपॉन M इंटू V। इतना कर दिया, इतना कर दिया। अब आइए W कितना है, 14, R की वैल्यू 0.0821 और T की वैल्यू 273। 273 क्यों, क्योंकि जीरो में हमने 273 जोड़ा, केल्विन में टेम्परेचर लाना है ना। M मॉलिक्यूलर मास N2 का कितना, 28, और V कितना दिया है, कितना दिया, 10 लीटर, तो हमने 10 कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। 0.0821 इंटू 273 हमेशा 22.4 आता है। ये मैंने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करके दिखाया भी था आपको। ये कितना आता है, 22.4। मैंने याद है तो आप लोगों का एक मोल का वॉल्यूम आया था 22.4 लीटर, ये वही है। तो 22.4
आएगा हमेशा। तो आप इन दोनों को कब, जब ये 273 हो और ये 0.081 हो, तो इनको आप मल्टीप्लाई करिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपके पास समय है अभी। लेकिन अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका समय बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 2, ये आ गया 20, तो आ गया 22.4 अपॉन 2 इंटू 10। 2 से इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जैसे 2 से कैंसिल किया तो ये कितना हो गया 11.2, 10 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 1.12। क्या ATM। ATM क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि R की वैल्यू अगर आप 0.0821 लेंगे तो प्रेशर को आपको ATM पे या तो रखना है, और अगर निकालना है तो ATM में ही निकलेगा। समझ गए? एक क्वेश्चन और ले आइए। मिटा दें इसको। Find the volume of 2 mole Cl2 gas present in a cylinder at 570 millimeter Hg pressure and 0 Celsius टेम्परेचर। 0 सेल्सियस टेम्परेचर वो वाला ब्लैक मार्क कर दे दो मुझे। 0 सेल्सियस टेम्परेचर। तो अब देखिए बच्चों के ये क्वेश्चन है, अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप खुद करना चाहते हैं, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप वीडियो को यहीं रोक दीजिए, आप खुद करिए, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन करने का खुद मन करे तो आप वीडियो को रोक दिया करिए, चोरी मत करिएगा। ये नहीं कि आप देख भी रहे हो और आप मुझे बताएं कि सर हमने ऐसे। मुझे आपकी कमजोरियों को दूर करना है, मुझे आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्टूडेंट बनाना है, और उसके लिए हमारा आपका ईमानदार होना बड़ा जरूरी है। तो आइए, तो फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको निकालना है। तो PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अब हमारा प्रेशर कितना है 570 मिलीमीटर Hg, लेकिन हमको तो किस में निकालना है, हमको तो प्रेशर किस में रखना है ATM में। तो ATM में रखना है तो आप जानते हैं कि 760 मिलीमीटर Hg इज इक्वल टू कितना है 1 ATM। देन 570 मिलीमीटर Hg कितना होगा 570 अपॉन 760, 3/4 ATM है ना। मतलब 760 मिलीमीटर Hg 1 ATM है, तो 570 मिलीमीटर Hg कितना ATM होगा। तो आप क्या करेंगे 570 में 760 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो तो ऐसे कर, कैसा ठीक है, अब सही लग रहा है। तो ये 570 मिलीमीटर Hg दैट इज 3/4 ATM है। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, R की वैल्यू हमारी 0.0821 है, टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन है क्योंकि 0 सेल्सियस है, और N की वैल्यू कितनी दी है
तो अब हमारा पी वी इक्वल टू एनआरटी, पी कितना है 3/4, वी निकालना है हमको, एन की वैल्यू 2, आर 0.0821 और टेम्परेचर 273। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 0.0821 और 273 को मल्टीप्लाई मत करो, इसको क्या करो, याद करो। कितना है, कितना है बोलो, तो 2 अगर आप बोल दिए तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। अब इसमें से आवाज आ गई, मैं बेहोश हो जाऊंगा। अरे बाप रे क्या हो गया भैया, ये 3/4 इंटू वी है। तो अब v निकालना, आपको क्या निकालना v, तो आप क्या करिए, इसको 4 को मल्टीप्लाई करिए, v इक्वल टू क्या आ गया 8 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 3। कर लेंगे आप या मैं कर दूं, मेरे ख्याल से कर लेंगे। वॉल्यूम किस में आएगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा लीटर। क्या होगा, लीटर। समझ गए। क्या मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं, आप मुझे करके दिखाएंगे, हैं? इसको मिटा दूं, ये आपका ये वाला होमवर्क है, मतलब इसको आपको करके मुझे भेजना है, ठीक है। आपको वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस निकालना है, पहले मोल निकालिएगा, उसके बाद उसका वेट निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, है ना, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाए भाई, इसको मिटाए, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये क्वेश्चन आपको करके मुझे भेजना, क्वेश्चन सहित भेजिएगा, मुझे याद नहीं रहता। अब जैसे मैंने मिटा दिया ना, तो अब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने इस पर क्या दिया था, क्योंकि मैं क्वेश्चन कहीं से देख के तो बोलता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में मैं जो भी आता है मैं वही लिख देता हूँ। तो अब मैं अगर यही किसी और क्लास को पढ़ा रहा हूँगा तो मेरा हमेशा जो है वो क्वेश्चन बदल जाता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन बदल जाता है। भाई कमज़ोर स्टूडेंट की यही निशानी होती है ना, कमज़ोर स्टूडेंट भूल जाता है, आप लोग तेज स्टूडेंट है, याद रखते हैं। तो देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो क्या है, पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी आर टी। ये वी इधर ले आया, एम इधर ले आया, ठीक है। पी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, डी आर टी। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला डेंसिटी का। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी एम अपॉन
RT। इन केस आपको डेंसिटी के बारे में बात करते, इन केस आपको डेंसिटी के बारे में बात करते और वो NTP बोल दे, तो NTP बोल दे तो आपको पता है NTP में प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर तो 273 है, और किसकी डेंसिटी निकालनी है उसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता हो गई और R की वैल्यू पता है ही, तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिख ले, फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। अब आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन न एटम ना मॉलिक्यूल, तो क्या लिखोगे? मैंने अभी बोला ना कि जब वो ऑक्सीजन बोल दे तो आपको क्या लिख देना, O2। जब वो एटम बोले तब एटम लिखना, वरना एटम नहीं लिखना। सॉल्यूशन, तो अब P कितना है 1 atm और T कितना है 273 केल्विन, 0 सेल्सियस 273 केल्विन। NTP इतनी चीजों को अपने आप अपने अंदर घुसाए रखता है कि आपने कहीं NTP बोला तो इसका मतलब ये तो बोला ही बोला, इतना तो बोल ही दिया आपने पहले ही कि NTP मतलब क्या है, तो NTP मतलब भैया ये है, ये और ये। अब उसके आगे आप बढ़ेंगे तो अब डेंसिटी P कितना 1, M क्या है मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2, O2 का कितना होता है 32। ठीक है, R 0.0821 और ये कितना 273, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 22.4, तो 32/22.4 हो गया। मतलब अगर आपको किसी की डेंसिटी निकालनी है, किसी की भी डेंसिटी निकालनी, 32 डिवाइडेड बाई 22.4, ये आ गया 1.43। ग्राम पर लीटर। अच्छा, मैंने ग्राम पर लीटर कैसे लिख दिया, मतलब मुझको कैसे पता चल गया कि यूनिट ग्राम पर लीटर होगी? आओ देखते हैं, शुरुआत से शुरुआत करेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, मोल। मोल क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, और वी किस में ले रहे हैं हम, लीटर में। तो जब गिवन मास इन ग्राम में लीटर से डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम और ये लीटर, ये ग्राम लीटर, तो क्या हो जाएगा ग्राम पर लीटर। समझ पाए? तो अच्छा देखो कितना मस्त आया है कि आप अगर ध्यान से देखें तो NTP पर डेंसिटी निकालना कितना आसान है। NTP पर डेंसिटी एट NTP क्या है, मोलर अपॉन मास अपॉन 22.4। डेंसिटी ऑफ एनी गैस एट NTP इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 22.4। डेंसिटी ऑफ एनी गैस एट NTP इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 22.4। तो ये हमारा एक बड़ा सिंपल सा वो हुआ कि अगर मान लीजिए कि ऐसे लिखा जाए, डेंसिटी ऑफ एनी गैस और गैसियस मिक्सचर, मिक्सचर भी होगा तो भी काम चलेगा। डेंसिटी ऑफ एनी गैस और गैसियस, ये डिवाइड नहीं करना है इसको, डेंसिटी ऑफ एनी गैस और गैसियस मिक्सचर D इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 22.4, और यह आएगा किस में, ग्राम पर लीटर में। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, याद रखेंगे आप ये फॉर्मूला हमेशा। क्वेश्चन ले लें एक, फाइंड मोलर मास ऑफ एयर इफ डेंसिटी ऑफ एयर इज, मोलर मास ऑफ एयर इफ डेंसिटी ऑफ एयर इज
1.7 ग्राम पर लीटर। तो आपको क्या दिया, डेंसिटी दे दिया। डेंसिटी में आपको 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, मोलर मास ऑफ एयर आ जाएगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी 1.7 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एयर। अब एयर क्या है, एयर तो कोई एक गैस है नहीं, वो तो गैसों का मिक्सचर है। तो इसका मतलब है कि गैसियस मिक्सचर पर भी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 22.4। तो अब आप 1.7 में 22.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा है नियर अबाउट 38। मोलर मास को तो ऐसे ही लिखते 38। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एयर का मोलर मास 38 होता है। एयर का मोलर मास तो 29 के आसपास होता है, 28.8, 28.9 ऐसे, मतलब 29 के आसपास। ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये हाइपोथेटिकल बात हो गया, ठीक है। अब आप बोले कि सर एयर का मॉलिक्यूलर मास इतना नहीं होता, तो मान लो हम तो नॉर्मल एयर की बात कर रहे हैं, तुम एक ऐसी हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ जहाँ पर कि बहुत हैवी पॉल्यूटेड एयर है, तो वहाँ पर वाकई में मोलर मास इससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल। हम चले गए शिमला की वादियों में, एकदम ऊपर पहाड़ पर और चढ़ के ऊपर, वहाँ पर ऐसे करके जो हम एयर ले रहे हैं वो क्या है, वो है शुद्ध हवा, समझ गए, उसकी बात हम कर रहे हैं। देख लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए मोलर मास ऑफ एयर जब अपने सामने आ गया है तो आप लोगों को थोड़ा सा इन मिक्सचर के मास के बारे में बता दे, है ना, कि कैसे मिक्सचर का मास निकाला जाता है। देखिए मिक्सचर के मास से जरा सा पहले, मिक्सचर के मास से जरा सा पहले एक लॉ आपको बता दे जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases, different gases, equal volume of different gases have equal number of moles at constant P and T, मतलब pressure and temperature, at constant P and T different, at constant P and T equal volume of different gases, equal volume of different gases contains equal number of moles और molecules, equal number of moles और molecules, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लें एट एनटीपी, तो एनटीपी क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब प्रेशर भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है। क्या फिक्स है, पी एंड टी। एनटीपी बोलने का मतलब प्रेशर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, प्रेशर कितना 1 atm, टेम्परेचर कितना 0 सेल्सियस एट एनटीपी। नंबर वॉल्यूम 5 लीटर O2 कंटेंस
x मोल O2। 5 लीटर O2 में कितना मोल है? x मोल है। सो 5 लीटर CO2 हैव ऑल्सो x मोल CO2। मतलब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट इक्वल वॉल्यूम दोनों का ले लिया, ये भी 5 लीटर ये भी 5 लीटर, तो इसके जितने मोल है उतने ही मोल इसके होंगे। समझ पा रहे? अच्छा ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? मतलब ये है कि एट कांस्टेंट P एंड T वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके? मोल के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? मोल के। या बोल सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? N1 अपॉन N2। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 W2 M2। आप बोलेंगे W1 M1 कहाँ से आ गया सर? तो मैंने अभी बताया ना आपको कि मोल को क्या बोलते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास पहले का, फर्स्ट का, फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास सेकंड का। तो आप N1 अपॉन N2 आपने कर दिया। ठीक है, तो आपको कभी कभी ये पूछता है कि एवोगैड्रो लॉ किस काम में आता है, मतलब एवोगैड्रो लॉ का काम क्या है, या बोले कि एवोगैड्रो लॉ का मेन काम क्या है। कैसा? एवोगैड्रो लॉ का तो बहुत सा काम दिख रहा है, वॉल्यूम भी निकाल रहा है, मोल भी निकाल रहा है, तो बहुत सारा काम दिख रहा है। तो हमको पूछते कि मेन काम क्या है, तो मेन काम मैं बोलता हूं, आप याद कर लीजिए। एवोगैड्रो लॉ का मेन काम है टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ इज मेनली यूज्ड, it is mainly used to find molar mass of gases। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ का मेन काम क्या है? गैसों के मोलर मास को निकालना। कि गैस का मोलर मास क्या है, कितना है, ये कैसे निकलेगा? एवोगैड्रो लॉ से। समझ पाए? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिटा दे इसको बच्चों। तुम लोग हाँ ना में कभी जवाब भी दिया करो, चुपचाप बैठे रहते हो ऐसे ही है? मतलब आप मुझे सुनाई दे चाहे ना दे, आपके मन से आवाज आनी चाहिए यस सर। जोर से बोलो जरा, तो जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। क्या बोलोगे? यस सर। अच्छा, अब चलिए हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास को हम AAM शॉर्ट में AAM बोल देंगे। आप लोगों ने मेरा मोल कॉन्सेप्ट YouTube पर भी देखा है कि नहीं? आप लोगों ने मेरा मोल कॉन्सेप्ट आपने YouTube पर देखा है और लॉन्ग कोर्स वाला YouTube पे देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसी वीडियो को न डाल के मैं आपको नया वीडियो दे रहा हूं। जान रहे हो क्यों? क्योंकि जब मैंने आप लोगों से बात करी, जब मैं आप लोगों के डाउट देखे, जब मैंने ये सारी चीजें समझी, तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा और समझा के पढ़ाना चाहिए, क्योंकि शायद उस वीडियो से वही पढ़ पा रहा है जो थोड़ा बहुत जानता है, जो नहीं जान पा रहा है वो नहीं पढ़ पा रहा है। फिर से बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना काम ही पढ़ाना है, चाहे 50 बार बना दे इसको। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, it is mainly
for elements having different isotopes या डिफरेंट आइसोटोप्स क्या होता है? हैविंग आइसोटोप्स मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके पास आइसोटोप हो, उसको उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास। अब जैसे कोई एलिमेंट है जिसका आइसोटोप नहीं है, तो उसका तो एटॉमिक मास तो वही रहेगा। लेकिन अगर किसी का आइसोटोप है, जैसे मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी हम 1 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1.008 होता है। तो ये जो 1 पॉइंट के बाद 00 के बाद 8 आया है, ये आखिर कहां से आया होगा, कैसे आया होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आइए, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन 100। कि सर ये क्या बता रहे भाई, चिंता मत करो। x1 नहीं, पहले m1 m2 m3 आर एटॉमिक masses of isotopes। m1 m2 m3 m4 जो भी जितना भी आइसोटोप है उसका, उसके सबके क्या है, एटॉमिक मास है। x1 x2 x3, अब उससे ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए ऐसे कर दिया। आर परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन देके बताते हैं। ये एक क्वेश्चन, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी हमेशा कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना, तो आप बोलते 35.5। Cl का एटॉमिक मास बताते 35.5 और एटॉमिक नंबर 17, यही ना बताते भाई। आपको कोई पूछ ले कि क्लोरीन में न्यूट्रॉन कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, 35.5 में से 17 माइनस कर देंगे, तो आप न्यूट्रॉन का नंबर 18.5 बता देंगे। मतलब सर 18 तो न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन को तोड़ के आधा इसमें रखा गया है, ऐसा आरी से काटे हो उसको, कैसे काटे, आधा न्यूट्रॉन निकाले कैसे? तो इसका मतलब है कि कुछ तो लोचा है। तो अगर आपसे कोई बोले कि क्लोरीन का न्यूट्रॉन निकालो, तो चलो ये क्वेश्चन तो बाद का हो गया कि अब कैसे किया जाए, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन इस पे आ जाए। A chlorine gas container contains 75% Cl35 and
25% Cl37. Find average atomic mass of Cl. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl. ठीक, जहां आ गया इतना. आइए Cl का एवरेज एटॉमिक मास. ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया m1, ये हो गया x2, ये हो गया m2. x1 x2 x3 क्या है? परसेंटेज है. m1 m2 m3 क्या है? उसके आइसोटोप के अलग अलग आइसोटोप के एटॉमिक मास है. ठीक है, तो पहले लेते हैं m1 को हम ले लेते हैं 35, उसका परसेंटेज कितना? 75. m2 कितना? 37, उसका परसेंटेज कितना? 25. अब सबका परसेंटेज अगर जोड़ दिया जाए, अगर आप 75 प्लस 25 जोड़ दे, भाई नीचे आपको क्या करना है? x1 प्लस x2. अगर आप नीचे नहीं समझ रहे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके ऐसे कर देना है. लेकिन नीचे आप सबका परसेंट अगर जोड़ दे तो सबका परसेंट जोड़ने के बाद तो 100 ही आएगा. तो सबका परसेंट जोड़ने के बाद कितना आएगा? 100. इसीलिए हमने फॉर्मूले में सीधे 100 रख दिया था. आप चाहे तो x1 x2 x3 करके, अब जैसे 75 प्लस 25 कितना हो गया? 100 आ गया. अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 35.5. ये आया 35.5. मीनिंग समझिए 35.5 का. ये क्लोरीन का जो एटॉमिक मास आप 35.5 बोलते हैं, इसकी मीनिंग है कि क्लोरीन के जब भी हम 35.5 बोलते हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर 75% 35 है एंड 25% 37 है. 25% 37 है. तो जब 37 25% है तो जाहिर सी बात है कि जो है एवरेज निकालेंगे तो कुछ तो 35 से ज़्यादा होगा. तो 35 से ज़्यादा. तो ये आप एटॉमिक मास जो याद रखते हैं, ये एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास है. जैसे कॉपर का 63.5 है, तो 63.5 कैसे आ रहा है भाई? 63 आए या तो 64 आए. 63.5 कैसे आ रहा है? तो 63.5 आ रहा है, कारण है उसका कि उसके अंदर कई आइसोटोप हैं, एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है. समझ गए? अब जैसे आप जब कोई बुक से एटॉमिक मास याद करते हैं तो आपको मिलता है कि जैसे पोटेशियम है तो लिखा है कि 39.1, आर्गन है लिखा है 39.9. ये सबका अलग अलग टाइप से ऐसे लिखा है. तो अब जैसे मैं बोलता हूं कि आर्गन का 39.9 है तो आप 40 याद कर लीजिए. तो उसका कारण ये है कि भाई आप 39.9 तो एवरेज है, लेकिन कुछ का एवरेज ऐसा होता है जिनका एवरेज ही याद रखना पड़ता है. जैसे 35.1 होता तो 35 याद कर लेते चलता, 35.9 होता तो 36 याद कर लेते चलता, लेकिन 35.5 है, न इधर ही जा रहा है ना उधर ही जा रहा है, तब याद करना पड़ रहा है इसको पूरा. तो इस तरह के दो केसेस आ रहे हैं, एक क्लोरीन आ रहा है, एक कॉपर आ रहा है. दोनों ही केस में ये आइसोटोप दूसरा जो आइसोटोप है वो नेग्लिजिबल नहीं है. जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है. हाइड्रोजन का एक है 1H1, 1D2, 1T3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. तो अगर हम इसके जो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो 1.008 आता है. इसका मतलब है कि इनके परसेंटेज बहुत कम है, तो इसलिए इनको नेग्लिजिबल मान के हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 मान लेते हैं और एटॉमिक नंबर तो 1 होता ही है, एटॉमिक मास भी 1 मान लेते हैं. लेकिन जिसमें दूसरे आइसोटोप का परसेंटेज नेग्लिजिबल नहीं होता, उसमें आइसोटोप के परसेंटेज को मिलाकर जो एटॉमिक मास आता है वो याद करना पड़ता है.
इसलिए इसका 35.5 है। तो अगर आपसे कोई बोले कि फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन क्लोरीन, तो आप विचार करिए कि क्लोरीन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए अब आपको 35.5 लेना नहीं है, तो आप लेंगे या तो क्लोरीन 37 या तो 35, क्योंकि क्लोरीन बोला है, उसने कुछ बोला नहीं, उसने ये नहीं बोला कि Cl35 लो या Cl37 लो, उसने बोला फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन क्लोरीन एटम। तो आपको क्या करना है, जो एटम मेजॉरिटी में है वो ले लेना है। तो मेजॉरिटी में जो क्लोरीन का एटम होता है वो 35 होता है। ये क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा भी है कि किसी भी क्लोरीन के सैंपल में 75% ही Cl35 होता है और 25% Cl37 होता है। तो आप अगर ये याद रखते हैं तो अच्छा है, नहीं याद रखते हैं तो बस इतना याद रखिएगा कि 35 ज़्यादा होता है, इसलिए जब आपको न्यूट्रॉन निकालने को बोल दे क्लोरीन का तो आप 35 ले लीजिए Cl, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करिए, 35 में से 17 माइनस कर दीजिए, आपका 18 आ जाएगा। मतलब जिस आइसोटोप का परसेंटेज ज़्यादा है उसको मान लीजिए। जैसे हाइड्रोजन में हम बोलते हैं कि क्या है, न्यूट्रॉन 0 है, बोलते हैं ना। तो क्या हाइड्रोजन में जितने भी आइसोटोप है सबके न्यूट्रॉन 0 है? नहीं, ड्यूटेरियम में 1 है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन फिर भी हम 0 इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो प्रोटियम है, जो मेन है, उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, बाकी सबका नेग्लिजिबल है, तो इसलिए उसको बोल देते हैं कि भाई न्यूट्रॉन नहीं है। समझ गए? तो ये बात हुई एवरेज एटॉमिक मास की, कि अगर किसी का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से, आपको क्वेश्चन देगा बाकायदे और ये ऐसे आप निकालेंगे, ठीक है, कौन कौन से आइसोटोप का कितना परसेंट है। दूसरा होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया AMM, बस शॉर्ट में ऐसे लिख दिया AMM, बना एवरेज मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट में लिख दिया हमने AMM। तो अब जो एवरेज एटॉमिक मास है वो मॉलिक्यूलर मास है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास तो अलग अलग होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल का। तो ये किसके लिए है, तो इट इज स्पेशली फॉर गैसियस मिक्सचर और लिक्विड मिक्सचर। या तो गैसियस मिक्सचर के लिए होगा और या तो किसके लिए होगा, लिक्विड मिक्सचर के लिए। इट इज स्पेशली for mixture of different compounds or molecules, different compounds और molecules के लिए ये होता है, ठीक। अब जैसे इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसके 2 केस है। पहले तो एक बात जान लीजिए, केस 1 एंड केस 2, दोनों को आप ये पहले से समझ जाइए कि केस 1 एंड केस 2 क्या है। तो पहला तो केस ये है कि दोनों का आपको, मतलब जो भी डिफरेंट गैस है उनका आपको अलग अलग मोल मिलेगा। क्या मिलेगा, मोल मिलेगा, अलग अलग मोल मिलेगा। अलग अलग, जैसे कोई गैसियस कंटेनर है, उसमें 5 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन है, और बोला कि इस गैसियस मिक्सचर का आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालिए। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको वो बोल दे कि भाई सबका आपको उसने मास दे दिया, निकालने को बोल दिया, या परसेंटेज दे दिया, निकालने को बोल दिया, तो वो
परसेंटेज से निकलेगा। समझ पा रहे हैं? तो अब हम एक एक करके बात करते हैं इस पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले केस 1 में मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर गिवन। ठीक है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू है टोटल मास अपॉन टोटल मोल। एवरेज मॉलिक्यूलर मास है टोटल मास अपॉन टोटल मोल। ये बात नहीं समझ में आई आपको, मैं जान रहा हूं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास है m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये अब देखिए परसेंटेज तो है नहीं कि नीचे 100 कर देंगे, मोल दिया हुआ है। तो m1 m2 m3 क्या है? मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। और n1 n2 n3 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। मॉलिक्यूलर masses of डिफरेंट कंपोनेंट्स भी यहीं लिख देते हैं और n1 n2 n3 क्या है? मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स के आगे ऑफ मिक्सचर लिख लीजिएगा। अब जैसे उसमें जगह नहीं बचा था, बोर्ड के उधर निकल जाएंगे तो हम लोग समुंदर में चले जाएंगे, क्योंकि वो बाहर निकल जाएंगे ना हम लोग। और इधर जो है थोड़ा सा जगह था, तो जब उसमें नहीं लिखे थे इसमें क्या लिखे, आप लिख लीजिएगा ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब ये मामला है। मामले को थोड़ा सा, मामले की थोड़ी गहराई में जाते हैं। मामले की गहराई में जाते हैं। एक मिक्सचर है, 5 मोल क्या है? O2, 10 मोल H2, 5 मोल हीलियम। ये है। फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन हो गया हमारा ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इतना बड़ा लंबा चौड़ा कौन लिखेगा? ऐसे लिख दिया, काम खत्म। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कौन कौन? O2 कितना? 5 मोल। M1 कितना है? 32 और N1 5। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना? M1 कितना? 32 और कितना? 5। H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना? 2 और मोल कितना? 10। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हीलियम तो एटम होता है, तो एटॉमिक मास बोल देते हैं। तो एटॉमिक मास इसका कितना है? 4 और मोल कितना? 5। अब सबका मोल नीचे N1 N2 N3 सबका मोल जोड़ देना। मोल कितना है? 5 + 10 + 5। ठीक है, अब देखो ये 32 × 5 कितना हुआ? 160। ये कितना हुआ? 20 और ये कितना हुआ? 20। 160 + 20 + 20 200 अपॉन 20। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 10। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 10 आ गया।
अच्छा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में हमेशा याद रखिएगा। कभी मान लीजिए आपका आंसर निकले और आपको लगे कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, आपका आंसर सही है कि नहीं है, आपको ये चेक करना हो तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कभी भी कम वाले से कम नहीं आता और ज़्यादा वाले से ज़्यादा नहीं आता। मतलब लोवेस्ट से कम नहीं आएगा और हाईएस्ट से ज़्यादा नहीं आएगा। अब थोड़ा मामला समझना पड़ेगा, लोवेस्ट से कम और हाईएस्ट से ज़्यादा। पहले देख लीजिए इन तीनों में सबसे कम मॉलिक्यूलर मास कितना है, इसका कितना, 2। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कभी भी 2 से कम नहीं आ सकता। अब इन तीनों में हाईएस्ट किसका है, O2, कितना, 32। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कभी भी 32 से ज्यादा मत निकाल दीजिएगा। 32 से ज्यादा निकाल देने का मतलब आपका कैलकुलेशन गलत है, 2 से कम निकाल देने का मतलब है आपका कैलकुलेशन गलत है। अब आपने बोला कि सर 2 से हमारा ज्यादा ही आया था और 32 से कम ही आया था, फिर भी गलत आया है, तो वो तो भगवानी मालिक है, आप गजब का कैलकुलेशन कर रहे हैं। भाई मैंने एक आइडिया तो दिया आपको कि इतना इतना कर लो ना। अब जैसे आप 10 नहीं निकाल पाए, बोले सर हमारा 12 आ गया, हमारा गलत आ गया। तो बेटा देखो, वो काजोल बोलती है ना, वो इंडिया का कैपिटल कौन, और ऐसा एक छोटा बच्चा जो है वो पूछता रहता है अपनी मम्मी से, काजोल मम्मी बनी रहती है। तो उसमें वो काजोल जो है वो बोलती कि बच्चा जो है इंडिया का कैपिटल कौन या ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो काजोल ये कहती है कि थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी होगी अपने, मतलब टीवी की तरफ, हमारी तरफ देख के। मतलब वो कहती है कि थोड़ी मेहनत हमें करनी है हमारे बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि अब उसको आपने बॉर्नवीटा पिलाना चालू कर दिया है या कॉम्प्लेन पिलाना चालू कर दिया। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि आप कोचिंग छोड़िए, आप ऐसा करिए कि 3-4 डब्बा कॉम्प्लेन ले लीजिए, 3-4 डब्बा बॉर्नवीटा ले लीजिए, हॉर्लिक्स ले लीजिए और बूस्ट ले लीजिए, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। इस तरह से 4-5 ठो ले लीजिए, मिला के पीजिए। हो सकता है कि आप बूस्ट बॉर्नवीटा इन्हीं सबसे सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि डॉक्टर बनना बड़ा आसान है। जैसे मैंने देखा कि कीटाणु, अजय देवगन कह रहा है कीटाणु कहाँ है कीटाणु, तो काजोल कोट पहन के आ रही है, कह रही है डॉक्टर से सुनिए। वाह, यहाँ मेहनत कर करके मरे जा रहे हैं कि डॉक्टर कैसे बनाए, आई कोट पहन के आई, बोली डॉक्टर से सुनिए। बहुत सही, ये 10 आया, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो हमारा था ये केस नंबर 1। अब बात करते हैं थोड़ा सा केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 की नहीं, केस 2 दे दिया। परसेंट बाई वॉल्यूम आर गिवन। परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर गिवन। परसेंट बाई वॉल्यूम दे दिया आपको, ऐसे बोला कि उसने परसेंट बाई वॉल्यूम का मतलब है कि उसने बोल दिया कि वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम है, जैसे मान लीजिए 5 लीटर गैस ले लिया, 10 लीटर गैस के मिक्सचर ले लिया, तो उस गैसेस मिक्सचर में इतना परसेंट O2 है, इतना परसेंट N2 है, ऐसे करके कुछ परसेंट बाई वॉल्यूम बोल दिया। तो परसेंट बाई वॉल्यूम बोल दिया उसने, तो आपको क्या करना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास M1 X1 M2 X2 M3 X3, वही पुराना अपॉन 100। मतलब जब आपको परसेंटेज देगा डिफरेंट डिफरेंट गैसों का, तब आप क्या कर देंगे, सीधे कहानी खत्म, ठीक है। जैसे क्वेश्चन, इन अ सैंपल ऑफ एयर 78% N2, अच्छा 80 कर लो इसको, एंड 20% O2 आर प्रेजेंट। फाइंड AMM ऑफ एयर।
एयर का क्या बताना है आपको, AMM, मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। तो M1 M2 M3 क्या है, डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास। X1 X2 X3 क्या है, डिफरेंट कंपाउंड के परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा जो है AMM दिया है, N2 कितना, मॉलिक्यूलर मास 28 और परसेंटेज 80। अच्छा ठीक है, अपॉन X1 प्लस X2 प्लस X3 का बॉन्ड कितना कर देना है आपको 100। तो अब आप 28 इंटू 8 मतलब 80 और 32 इंटू 20 करके 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कर दे आप लोगों की तो बस का है नहीं, है ना। 28 इंटू 8, ठीक है, 2240 आ गया। ये 640 आ गया भाई। 32 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 640। अच्छा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 2। तो मतलब आ गया यहाँ पर कितना 2880 अपॉन कितना 100, और ये आ गया 28.8। 28.8 क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, उस एयर का मॉलिक्यूलर मास जो हमने क्वेश्चन में लिया है। ठीक है, वैसे तो एयर में 78% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, और 21% ऑक्सीजन होता है, और 1% के आसपास आर्गन होता है, 0.03% CO2 होता है, और डिफरेंट गैसें होती। तो अगर इतना ढेर सारा सारी चीज़ आपको दी जाएगी तो उसके हिसाब से आप निकालेंगे। अभी मैंने 2 ही चीज़ ली तो आप 2 के हिसाब से निकालेंगे, समझ गए। तो मैंने आपको बताया एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। आज बताया हमने आपको PV = nRT में डेंसिटी के बारे में। ठीक है, इतना लेक्चर आप पढ़िएगा, और हम इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो थोड़े कुछ लॉज पर आएंगे। ठीक है, नमस्कार।